हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों हमने चैप्टर शुरू किया था पिछली बार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक। तो हमने उसमें जाना था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकार्बनिक लवण दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सॉल्ट और एडिशन सॉल्ट, साधारण लवण और योगात्मक लवण। और योगात्मक को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हम कहते हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, द्विक लवण और संकुल लवण। तो इनकी जानकारी आपको दे दी थी। अब चैप्टर उपसहसंयोजक यौगिक है, संकुल यौगिक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों संकुल लवण संकुल यौगिक, तो हमने कहा था कि अगर कॉपर सल्फेट CuSO4 है ना, इसको मैं अमोनिया सॉल्यूशन में पास कर दूं तो ये संकुल बना लेता है। पानी में मिला दूं तब भी ये संकुल अवस्था में रहता है। पता कैसे चलता है? तो भाई संकुल की डेफिनेशन हमने लिखी थी कि भाई ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में एज वेल एज विलयन अवस्था में दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, ऐसे यौगिकों को, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं संकुल यौगिक, संकुल लवण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो बच्चों डेफिनेशन तो हमारा क्लियर है ना। अगर मैंने कॉपर सल्फेट को अमोनिया सॉल्यूशन में मिलाया तो ये कुछ ऐसा बनाता है। अब मैं कैसे कह दूं कि ये अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व विलयन अवस्था में भी बना के रखता है? क्या विलयन अवस्था में ये अलग ही नहीं हो रहा? तो हम चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो हमारा ऐसा मानना है कि भाई ये संकुल है आपका CuNH3 4SO4, ठीक है। और जब हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं या विलयन अवस्था में इसको लेके आते हैं तो बच्चों संकुल एज इट इज रहता है, यानी CuNH3 4 और बाहर क्या है तो हम कहेंगे सल्फेट -2। अब बाहर का आवेश -2 है, इसलिए संकुल का आवेश +2 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके जलीय विलयन में आप बेरियम क्लोराइड मिला लो, तो मिला लेते। तो हमने क्या किया, इसमें BaCl2 मिलाया। ठीक है, तो बच्चों BaCl2 बेरियम क्लोराइड मिलाऊंगी तो Ba+2 और यहाँ पे क्या है SO4 -2। तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे BaSO4 का व्हाइट PPT बनता है। Ba+2 SO4 -2 क्या बना, BaSO4। तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ BaSO4 का व्हाइट PPT बनता है। अब भाई व्हाइट PPT बनता है मतलब कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है तो देखो, सल्फेट फ्री था इसलिए प्रेसिपिटेट हो गया, है ना। सल्फेट क्या था, मुक्त अवस्था में था इसलिए अवक्षेपित हो गया, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से मैंने ऐसे जाना कि भाई ये जो संकुल है इसके सॉल्यूशन में सल्फेट तो है तो कॉपर भी अमोनिया भी, लेकिन वो टेस्ट नहीं दे रहे। तो हमने ऐसा कुछ लिखा था कि भाई इनका जो विलयन है उसमें सल्फेट मुक्त अवस्था में, लेकिन है तो कॉपर +2 भी और अमोनिया भी, और अलग अलग तो है नहीं तो टेस्ट आ जाता, मतलब जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए तो बॉन्ड तो होना चाहिए। तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई यहाँ कॉपर +2 जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु है। इस संकुल में कॉपर +2 सेंट्रल एटम है और 4 अमोनिया इसको लोन पेयर डोनेट करते हैं, क्योंकि बच्चों कॉपर +2 है, साझा करने वाली नौबत तो आएगी नहीं, धातु है ना। तो अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है और अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको इस तरह से दान कर देता है। ऐसा कुछ ये होना चाहिए, ठीक है। तो हमने माना कि ये जो अवस्था है ये संकुल अवस्था है, ठीक है। सल्फेट फ्री स्टेट में था, लेकिन कॉपर +2 और अमोनिया भी है और टेस्ट नहीं दे रहे, मतलब बंधे हुए हैं। तो कैसे बंधे हुए, तो बंधे हुए वो इस तरह से, सेंटर में कॉपर +2 और चारों तरफ 4 अमोनिया। क्योंकि अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसी धातु आयन को दान कर रहे हैं, तो दान करने के बाद जो बंध बनता है बच्चों उसे कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4 उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए इन प्रकार के ना, इस प्रकार के यौगिकों को संकुल यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। क्लियर? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलेंगे, एक ही बात है। क्लियर? संकुल अवस्था में है, पैक है, अलग तो नहीं हो रहा, टेस्ट तो नहीं दे रहा। उपसहसंयोजक यौगिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं, ठीक है। अब और जानते हैं इनके बारे में, और क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो बच्चों वैसे तो हमने पढ़ा कि भाई ये अपना आयन वायन का कोई टेस्ट नहीं देते, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स और टेस्ट आ रहे हैं।
है ना। कैसे? तो हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है परफेक्ट और दूसरा है इम्परफेक्ट। परफेक्ट संकुल, बिल्कुल पूर्ण संकुल कह दो, स्थायी संकुल कह दो, तो ऐसे संकुल जो जलीय अवस्था में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते, मतलब जलीय अवस्था में आयनित नहीं होते। तो आप कहोगे कि जल में तो वैसे ही आयनित नहीं होता था, है ना, मतलब सिंपल आयन दे देगा, संकुल आयन जो है वो आयनित नहीं होता था। विलयन अवस्था में भी अगर मैं कुछ पास करूं तब भी वो कोई अवक्षेप नहीं देता। लाइक मान लो मेरे पास ये संकुल है K3CuCN4, ठीक है। तो बच्चों पहले जलीय विलयन, इसमें तो ये आयोनाइज्ड हो जाएगा, लेकिन संकुल तो ये है ना बच्चे, मैं संकुल की बात कर रही हूं, है ना। वो संकुल आयन जो विलयन अवस्था में आयनित नहीं होता, जैसे मान लो कॉपर CnO4-3, अगर मैं इसमें H2S गैस पास कर दूं तो बच्चों अगर कॉपर +2 फ्री होता ना तो सल्फर -2 से रिएक्ट करता और कॉपर सल्फाइड का आई थिंक काला अवक्षेप होता है तो ब्लैक पीपीटी बनाता। लेकिन यहां मैंने क्या देखा कि यहां तो कोई अवक्षेप नहीं है। अगर मैं इस संकुल में H2S गैस पास करूं तो मुझे देखने को क्या मिलेगा, तो मुझे देखने को मिलेगा कि यहां कोई अवक्षेप नहीं है, किसी तरह का कोई प्रेसिपिटेट नहीं। इसका मतलब कि बस ये इतना ही था, इसके बाद में कोई आयन नहीं है। तो जब संकुल आयन विलयन अवस्था में भी अपना अस्तित्व बनाए रखे, संकुल आयन में से कोई और आयन निकल के अवक्षेपित नहीं हो रहा, तो वो आपका परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वे संकुल आयन लिख देती हूं, है ना, वे संकुल आयन या संकुल जो विलयन अवस्था में भी अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हैं, आयोनाइज्ड नहीं होते। लेकिन बहुत बार ऐसे कॉम्प्लेक्स भी मिलेंगे बच्चों जो आयोनाइज्ड हो जाते, मतलब संकुल है, साधारण आयन बनाएगा, संकुल आयन बनाएगा, संकुल आयन भी आयोनाइज्ड हो जाएगा। लाइक अगर यहाँ कैडमियम होता बच्चों, मान लो ये केस है K2CdCN4, तो ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है ना, अस्थायी संकुल मान लो, कम स्थायी संकुल मान लो। इम्परफेक्ट क्यों है? तो हम कहेंगे देखो पहले जलीय विलयन में K+ देगा और CdCN4 देगा। चार्ज -2 क्यों लिखा? क्योंकि बाहर 2 पोटेशियम है तो बचा हुआ चार्ज -2, तो हम कहेंगे ठीक है पोटेशियम आयन देगा और ये CdCN4-2 आयन देगा। अब ये आयन फिर से आयोनाइज्ड हो जाता है, ऐसा कैसे पता लगाया तुमने? तो हम कहेंगे हमने एक टेस्ट किया, है ना, पहले जलीय विलयन बनाया, तो जलीय विलयन में तो हमें देखने को मिला कि पोटेशियम आयन है और दूसरा ये संकुल आयन है, और देखो संकुल आयन का चार्ज नेगेटिव है तो मैं कह दूं संकुल ऋण आयन है, ठीक है। अब बच्चों ये जो संकुल ऋणायन है, मैंने यहाँ पे H2S गैस पास करी, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया। तो मैंने ब्रेक इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पे H2S गैस प्रवाहित की। तो बच्चों अगर मैंने H2S गैस पास करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि पीला अवक्षेप आता है, और पीला अवक्षेप जांच करने पे मिलाओ पता लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा वो कैडमियम सल्फाइड का अवक्षेप, CdS कैडमियम सल्फाइड का येलो पीपीटी। अब ये कैसे हो गया? ये तो संकुल में था ना, ये तो पैक था, तो पैक था तो अवक्षेप नहीं बनाता, तो हम कहेंगे पैक था शायद खुल गया होगा, खुल गया तो पीपीटी आ गया। तो भाई इसमें H2S पास करा तो कैडमियम सल्फाइड का पीला अवक्षेप आया, मतलब विलयन में कैडमियम कहीं ना कहीं घूम रहा था, तो घूम रहा था मतलब ये संकुल स्थायी नहीं। लेकिन पिछली बार जो मैंने देखा है ना K3CuCN4, यहां मैंने H2S पास किया तो यहां कोई मुझे अवक्षेप मिला नहीं, बनने में तो बन जाता कॉपर सल्फाइड का पीपीटी, पर नहीं बना, मतलब कॉपर फ्री नहीं घूम रहा, तो मुक्त नहीं घूम रहा मतलब स्थायी है। तो ये है स्थायी संकुल परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, वो है अस्थायी संकुल इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। क्या तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई? संकुल तो मैं कहूंगी, देखो एक बार वापस पढ़ते हैं। संकुल का डेफिनेशन हमारा क्लियर था कि भाई ठोस अवस्था हो या विलयन अवस्था हो, दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका अस्तित्व बना हुआ है? तो हमने क्या किया, इसके जलीय विलयन में BaCl2 मिला है, तो जैसे ही मैंने जलीय विलयन में BaCl2 मिलाया तो सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ। अगर कॉपर फ्री होता ना बच्चे तो CuSO4 बन जाता, है ना, तो CuSO4 बन जाता ठोस अवस्था में, तो हम पता लगा लेते कि कुछ है। लेकिन BaSO4 का सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, इसका मतलब कि विलयन में सल्फेट तो फ्री घूम रहा है, तो सल्फेट मुक्त घूम रहा है, बाकी तो कुछ मुक्त है नहीं, तो इसका मतलब संकुल अवस्था एज इट इज है। तो हम कहेंगे ठोस अवस्था हो चाहे विलयन अवस्था हो, दोनों में ही परफेक्ट अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अब सारे ऐसे होते तो हम कहेंगे नहीं, सारे ऐसे नहीं होते, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है। फिर इसका मानना है कि चलो सल्फेट तो मुक्त अवस्था में, कॉपर और अमोनिया तुम कह रहे हो फ्री भी नहीं है, तो फ्री भी नहीं है, अलग भी नहीं है, घूम भी नहीं रहे, तो हम मानते हैं कि भाई कॉपर +2 अमोनिया के साथ 4 उप सहसंयोजक बंध बनाता है ना। अब तो बोलेगा कॉपर +2 क्यों, तो भाई बाहर का आवेश तो सल्फेट था ना, बाहर कौन घूम रहा था, सल्फेट -2, तो प्लस कौन होगा, तो हम कहेंगे कॉपर +2। लेकिन कॉपर +2 संकुल अवस्था में, अब ये आयन है और अमोनिया के साथ आयनिक बॉन्ड तो बनने से रहा है ना, और जुड़ा हुआ भी है, तो हम कहेंगे अमोनिया अपना लोन पेयर, नाइट्रोजन में उपस्थित लोन पेयर, इसको दान करते और उप सहसंयोजक बंध बनाते। तो संकुल में बीचों बीच में तो है आपका धातु आयन, और चार तरफ बाकी अणु है, आयन है या परमाणु, कुछ भी हो सकता है, जिसे हम कहेंगे लीगेंड। आने वाले टर्म में इसे बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु और इसे बोलेंगे लीगेंड, जिसने अपना पेयर धातु को डोनेट किया है। ठीक है, अब दो प्रकार के संकुल हमने पढ़ लिए, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, है ना। परफेक्ट मतलब है परफेक्ट ही रहूंगा, आयोनाइज नहीं होना है तो नहीं होना है, तो परफेक्ट है। और इम्परफेक्ट मतलब थोड़ी देर के लिए तो संकुल बना, विलयन अवस्था में तो ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही कुछ गैस वैस पास करा हमने तो सेंट्रल एटम जो है वो भी अपना टेस्ट दे रहा था, है ना। तो हम कहेंगे भाई थोड़ी देर तो ये रहते हैं, लेकिन विलयन अवस्था में ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम इन्हें बोलेंगे इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। यहां तक की सारी कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों। अब हमारे पास है संकुल यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण पद। मान लो मैंने एक संकुल लिया लाइक दिस K3FeCN6, ठीक है, ये है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। जिनके साधारण नाम है उनके साधारण नाम बता दूंगी, और जिनके साधारण नाम नहीं है उनका यूपीएससी में लिखना है, उसको हम बाद में लिखेंगे। फिलहाल हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया पोटेशियम फेरीसाइनाइड, तो इसमें आपकी एक बात तो क्लियर है कि एक स्पीशीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दूसरी स्पीशीज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो बच्चों किसी संकुल में वर्गाकार कोष्ठक के बाहर उपस्थित साधारण आयन को हम काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो पूरा संकुल है उसे हम संकुल आयन कहते हैं। मतलब इस संकुल में काउंटर आयन, साधारण आयन कौन सा है, तो हम कहेंगे यहां हमें मिलेंगे 3 पोटेशियम। अब बच्चों बाहर का आवेश +3 है, इसलिए संकुल का आवेश -3 है, तो ये होगा FeCN6 -3, ये है संकुल आयन। ठीक है, तो ये काउंटर आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन। अब बच्चों ये जो बाहर वाली स्पीशीज है, इसको अगर तुमने काउंटर आयन नहीं बोला है ना, तो तुम इसे बोल सकते हो आयनिक मंडल। ठीक है, आयन तो बनाएगा, तो बाहर वाली स्पीशीज है आयनिक मंडल। और ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीशीज है, थोड़ा हल्का बना दे इसको, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीशीज है इसे क्या बोलेंगे, तो भाई इसे हम बोलेंगे समन्वयी मंडल। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला है आयोनिक स्फेयर, आयनिक मंडल, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली जो स्पीशीज है इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फेयर, समन्वयी मंडल। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और कॉम्प्लिकेटेड कर देती हूँ। समन्वयी मंडल है ना, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो पहला परमाणु है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला परमाणु है उसे बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु, ये आपको लिखना है सेंट्रल मेटल एटम। और दूसरी जो स्पीशीज दिख रही है उसे लिखना है लीगेंड। क्या भाई, इसे क्या लिखेंगे, लीगेंड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, मिक्स हो गया सारा। वापस देखो, दूसरा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया, चलो पोटेशियम फेरोसाइनाइड छोड़ो, हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, CuH2O4SO4। भाई कॉपर सल्फेट को अगर पानी में घोल दूं तो इस तरह का संकुल बनाता है। सल्फेट आयन का टेस्ट देगा, कॉपर +2 का टेस्ट नहीं देगा। तो यार घोला तो कॉपर सल्फेट था, तो सल्फेट का टेस्ट आ रहा है, कॉपर का आ ही नहीं रहा है, तो फिर कॉपर और कुछ मिलाया भी नहीं है, तो भाई पानी के साथ ये क्या कर रहा है, संकुल बना रहा है। क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, अब तुम बताओ
सल्फेट क्या है? तो क्या तुम बोलोगे सल्फेट जो है वो आयनिक मंडल है, काउंटर आयन भी है, आयनिक मंडल है। और पूरी स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीशीज को क्या बोलोगे बताओ? पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, कौन सा मंडल है? तो हम कहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट एक कोऑर्डिनेशन है ना, समन्वय है पूरा का पूरा धातु और लिगेंड का, तो इसे हम बोलेंगे समन्वयी मंडल। ठीक है, अब समन्वयी मंडल में उपस्थित पहला एटम जिससे ग्रुप ऑफ एटम कनेक्टेड होते हैं, जो लोन पेयर इसको दान करते हैं, तो पहले परमाणु को क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे फर्स्ट एटम है केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरा जो है कॉम्बिनेशन वो है लिगेंड। ठीक है, फिर आयनिक मंडल मतलब काउंटर आयन बोल दो, एक ही बात है, और इसको क्या बोल दो? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दो, समन्वय मंडल बोल दो, है ना, और तो संकुल आयन बोल दो, एक ही बात है। अब सल्फेट माइनस है तो वो संकुल, सल्फेट माइनस है तो संकुल प्लस है, तो संकुल धन आयन, और यहाँ पे क्या है? तो हम कहेंगे संकुल ऋण आयन। समझे? पूरा संकुल ये ना स्क्वायर ब्रैकेट, इसका चार्ज नेगेटिव है ना, तो संकुल ऋण आयन कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, और यहाँ क्या है? तो बच्चे सल्फेट अलग कर दोगे तो बचा हुआ चार्ज +2, तो ये संकुल धन आयन। ये सब अभी हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 1 by 1 टर्म्स को लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो, पहला था केंद्रीय धातु परमाणु, तो हम कहेंगे समन्वय मंडल में उपस्थित पहला परमाणु, चाहे आयन कह दो, जिससे निश्चित संख्या में आयन या अणु जुड़ते हैं और एक प्रॉपर ज्योमेट्री बनाते है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि भाई 2 लिगेंड है तो क्या ज्योमेट्री है, 3 लिगेंड है तो क्या ज्योमेट्री है, क्योंकि धातु तो बीच में रहेगा। अब धातु बीच में रहेगा तो चारों तरफ लिगेंड रहेंगे। अब आपको पता है केमिस्ट्री का पहला कॉन्सेप्ट था कि अगर सेंट्रल एटम है और चारों तरफ दूसरे परमाणुओं को, अणुओं को, किसी को भी अरेंज करना है तो हम ऐसे अरेंज करेंगे कि उनके बीच में दूरी अधिकतम, प्रतिकर्षण न्यूनतम, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन। क्यों लड़ाई झगड़ा करना, अपन को सबको दूर दूर रखो, तो हम ऐसे अरेंजमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके समन्वयी मंडल तो सॉरी केंद्रीय धातु परमाणु तो ठीक है, समन्वयी मंडल स्क्वायर ब्रैकेट वाला, आयनिक मंडल आगे पीछे जो भी है काउंटर है वो आयनिक मंडल, स्क्वायर ब्रैकेट समन्वयी मंडल में वो परमाणु जो लिगेंड से जुड़ा है, जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, ले रहा है ना, निश्चित संख्या में अन्य आयन या अणु से जुड़ा है और एक प्रॉपर 3D में त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामिति बनाता है, उसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। लाइक अगर मैं तुम्हें कह दूं कि भाई मेरे पास तो ये संकुल है प्लैटिनम NH3 Cl2, ये संकुल है, आगे पीछे कुछ नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है, जरूर थोड़ा आयनिक मंडल हो ही हो, नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे प्लैटिनम क्या है, तो मैं कहूंगी यहाँ पे प्लैटिनम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, और बाकी ये जो दोनों स्पीशीज है ये हमारी लिगेंड है। ठीक है, प्लैटिनम आपका धातु है और ये दोनों अणु जो है दैट इज लिगेंड। यहां तक की बात क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट है बच्चों लिगेंड क्या है, तो भाई लिगेंड धातु किससे कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे धातु अणु से जुड़ सकता है, आयन से जुड़ सकता है, परमाणु से जुड़ सकता है। तो समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु जिस अणु, परमाणु या आयन से जुड़ा है और उससे वो इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं लिगेंड। तो लिगेंड यानी ऐसी स्पीशीज, चाहे वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, वो स्पीशीज जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर रही है, वो स्पीशीज जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर रही है, उसे मैं कह दूंगी लिगेंड। ठीक है, अब बच्चों अगर लोन पेयर डोनेट करते हैं तो बॉन्ड कौन सा बनता है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के बाद में तो उपसहसंयोजक बंध बनता है, तो इसीलिए तो इनको उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। तो हम कहेंगे ओके, है ना। तो देखो अगर मैं आपको कहूं कि मान लो मेरे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है, मान लो Cu Cn4 और चार्ज मेरे पास -2 है, मान लो इस तरह का संकुल है, तो बच्चों आप क्या बताएंगे कि इस संकुल में कॉपर +2 तो केंद्रीय धातु परमाणु है और 4 साइनाइड ठीक है, 4 साइनाइड जो है वो आपके पास लिगेंड है ना। साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दान कर रहे हैं, कॉपर +2 को, इसलिए कॉपर +2
सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। और ये जो साइनाइड्स है ये आपके लिगेंड है। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है ना। इस संकुल में धातु कौन है? कॉपर। लिगेंड कौन है? साइनाइड। अब कॉपर +2 क्यों हुआ? तो देखो कॉपर का आवेश +2, 4 साइनाइड का आवेश -4 है ना। तो संतुलित कितना हुआ? तो मैं कह दूंगी +2 -2 तो संतुलित हो गया। कितना संतुलित नहीं हुआ? तो तुम कहोगे -2। तो ये ऊपर का चार्ज -2 है ना, जो संतुलित नहीं हो यहाँ आ जाएगा, है ना। एक कॉपर ने 2 साइनाइड को तो सेट कर दिया, कॉपर +2 है, 2 साइनाइड माइनस है, न्यूट्रल बचा कितना? -2। तो ये है ना, इस पे -2 लिखूंगी तो बाहर कुछ ना कुछ प्लस आ ही जाएगा, है ना। ये पूरा तोड़ना है, इसके बाहर कुछ ना कुछ तो आयन होगा, इसी काउंटर आयन होगा, इसलिए फिर अपन आगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे और सीख जाएंगे, है ना। इसमें अगर तुम कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो कॉपर +2 बनेगा। क्लियर? तो लीगेंड क्या है? तो हम कहेंगे भाई जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, डोनेट करके कौन सा बंध बनाएगा? तो बच्चों उपसंयोजक बंध बनेगा, ठीक है। तो आपका धातु परमाणु क्लियर और लीगेंड भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों दाता परमाणु। अब मुझे बताओ कि अमोनिया एक लीगेंड है, अमोनिया एक लीगेंड है, तो पूरे अमोनिया का करूं क्या? पूरी फैमिली से क्या लेना देना? डोनर एटम। देखो भाई अमोनिया एक लीगेंड है तो हाइड्रोजन का क्या रोल है? हाइड्रोजन तो कुछ नहीं कर रहा, लोन पेयर तो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है। तो लीगेंड में वो एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, किसको? धातु को, उसे दाता परमाणु बोल दो, है ना। तो बच्चे अमोनिया में दाता परमाणु, NH3 में डोनर एटम कौन है? तो हम कहेंगे अमोनिया में दाता परमाणु नाइट्रोजन है, ठीक है। अमोनिया में दाता परमाणु कौन है? तो नाइट्रोजन है। वाटर में तो हम कहेंगे वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है ना। तो H2O में डोनर एटम दाता परमाणु, तो हम कहेंगे वाटर में डोनर एटम ऑक्सीजन है, ठीक है भाई। अब अभी तो मैं लगा साइनाइड, साइनाइड में तो कार्बन भी दिख रहा है और नाइट्रोजन भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन लीगेंड तो तुमने साइनाइड बोला ना, लीगेंड क्या बोला? साइनाइड बोला। तो कनेक्शन पॉइंट C है, दाता परमाणु C है, N से जुड़ता ना तो फिर आइसोसाइनाइड होता। तो जब मैंने बोला CN साइनाइड, है ना, तो बच्चे दाता परमाणु यहाँ पे, है ना, ऐसे बना लेते हैं इस तरह से। तो अगर ये कार्बन डोनेट कर रहा है तो दाता परमाणु C है, तभी तो साइनाइड बोला, अदरवाइज N होता तो आइसोसाइनाइड बोलते। पर तो मिलेगा 2 पॉसिबिलिटी, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। आगे एक टॉपिक आएगा उभय तंतुक लीगेंड, तब पढ़ लेंगे भी कार्बन के अलावा नाइट्रोजन क्या कर सकता है, ठीक है। तो डोनर एटम की टॉपिक क्लियर है, डोनर एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई लीगेंड जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो पूरे अणु का हम करें क्या? पूरे अणु में से वो एटम ढूंढ लो जो अपना पेयर डोनेट करता है, दैट इज डोनर एटम, दाता परमाणु, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है आयनिक मंडल और समन्वयी मंडल। तो हम कहेंगे ये तो हमने कभी से पढ़ लिया था, है ना, कि भाई संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक में वर्गाकार कोष्ठक के बाहर, बोल आयनिक मंडल समन्वयी मंडल क्या था? वर्गाकार कोष्ठक के बाहर कौन था? तो हम कहेंगे वर्गाकार कोष्ठक के बाहर उपस्थित साधारण आयन, ठीक है। वर्गाकार कोष्ठक के बाहर उपस्थित साधारण आयन, सिंपल आयन, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। साधारण आयन यानी कि काउंटर आयन को आयनिक मंडल कहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था भाई कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो आयनिक मंडल है, तो इसे हम बोलेंगे आयनिक मंडल, तो इसे हम कहते हैं आयनिक मंडल। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं? तो भाई जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको हम क्या कहेंगे? समन्वयी मंडल। कैसे? तो बच्चों संकुल में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या था? तो हम कहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास धातु था और लीगेंड था,
है ना। तो संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड, लिगेंड को संयुक्त रूप से, धातु परमाणु जुड़ा हुआ किससे, लिगेंड से, तो दोनों को मिला के संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, समन्वयी मंडल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को कंबाइनली हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वयी मंडल। बोलो यहां तक क्लियर। अब कुछ भी लिख सकते हो, उदाहरण, है ना। अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका एग्जाम्पल दो, तो कोई भी नया कॉम्प्लेक्स ढूंढ लो। लाइक मैंने ऐसे ढूंढ लिया कि भाई प्लैटिनम NH3 और बाहर मैंने लिख दिया Cl2। तो बच्चों इसके दो भाग कौन से हो गए, तो हम कहेंगे ये इतना जो था स्क्वायर ब्रैकेट था ये हमारा समन्वयी मंडल, और ये जो क्लोरीन वाला हिस्सा है ये हमारा आयनिक मंडल। तो इसको तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, समन्वयी मंडल है, और बाहर का जो है वो क्या है, तो बच्चे वो आयनिक मंडल है। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर। ठीक है, तो वर्गाकार कोष्ठक के बाहर जो भी आयन है वो आपका काउंटर आयन है, और केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड का जो कॉम्बिनेशन है ना, यानी वर्गाकार कोष्ठक के अंदर उपस्थित स्पीशीज, किसी भी कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है बच्चों, वर्गाकार कोष्ठक के अंदर उपस्थित स्पीशीज, स्पीशीज मतलब प्रजाति बोल दो एक तरह से। ठीक है, वर्गाकार कोष्ठक के अंदर उपस्थित स्पीशीज को समन्वयी मंडल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल टर्म्स है, ज्यादा कुछ है नहीं इनके अंदर, समन्वयी मंडल कहते हैं। बोलो यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आयनिक मंडल, आयन बनाता है तो आयन तो यही बनाएगा और तो कोई बनाएगा नहीं। समन्वयी मंडल जो संकुल अवस्था में रहता है, पैक रहता है, तो ये रहेगा। तो आयनिक मंडल, समन्वयी मंडल। आयनिक मंडल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, और वो चाहे पॉजिटिव आयन हो नेगेटिव आयन हो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। समन्वयी मंडल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो बच्चे अगर बाहर वाला माइनस है तो संकुल प्लस है, और अगर यहाँ लिखा होता बाहर वाला प्लस है तो संकुल माइनस है। तो ये प्लस माइनस और न्यूट्रल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है अंदर बाहर कुछ नहीं हो, भी हमने एग्जाम्पल देखा था, तो ऐसा हो सकता है कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और इंपॉर्टेंट टर्म। इसके बाद है बच्चों कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, समन्वयी बहुफलक। तो अब मुझे बताओ संकुल में होगा क्या, तो हम कहेंगे संकुल में एक तो धातु होगा, दूसरा कौन होगा, लिगेंड होगा। अब लिगेंड यूज यानी कोई कहीं पे भी जुड़ गया, तो धातु लिगेंड के साथ उपसंयोजक बंध बनाएगा, तो त्रिविम आकाश में एक प्रॉपर अरेंजमेंट देगा, निश्चित और नियमित व्यवस्था देगा। तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड का त्रिविम आकाश में, 3D में, त्रिविम मतलब समझते हो, बोर्ड पे बताऊंगी तो 2D हो गया। ठीक है भाई, एक्स एक्सेस में लिगेंड देखो कहाँ है, वाई एक्सेस में देखो लिगेंड कहाँ है, जेड एक्सेस में देखो लिगेंड कहाँ है। तो किसी संकुल में धातु परमाणु और चारों तरफ उपस्थित लिगेंड, इनका 3D अरेंजमेंट जो है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है, समन्वयी बहुफलक। अब मान लो कि मैंने एक संकुल लिखा, ठीक है, और ज्यामिति व्यवस्था तुम बता दो, उसका 3D अरेंजमेंट है ना, उसकी ज्यामिति तो बोल रहा है, आप बता दो। तो हम कहेंगे मान लो संकुल Ml2 है, M मतलब धातु, L मतलब लिगेंड। ठीक है, संकुल Ml2 है तो बच्चे M मतलब धातु परमाणु, मेटल एटम, और L क्या है, तो हम कहेंगे लिगेंड। ओके, तो भाई मेटल तो हम कहेंगे सेंटर में रख देते हैं। अब दो ही लिगेंड है, दो घर में दो बच्चों को पार्टी में बुलाया, M तो तुम खुद हो, और दो बच्चों को पार्टी में बुलाया है, तो तुम बीच में रहना पसंद करोगे यार, मेरे घर में आए हो तो मैं बीच में, लेफ्ट राइट दोनों को। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर दो ही लिगेंड है तो ऐसे लड़ाई भी नहीं होगी और हमारी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। तो हम कहेंगे भाई रेखीय ज्यामिति होनी चाहिए, ऐसे अरेंज होना चाहिए कि ज्यामिति रेखीय हो। आगे संकरण अवकरण सब पढ़ लेंगे, वीवीटी आएगा तो। ठीक है,
फिर मान लो Ml2 नहीं है भैया, Ml3 है ना बच्चों, Ml3 है तो हम कहेंगे Ml3 है तो अगर मैं 3 लोगों को बुला दिया तो हमें तो बीच में ही रहना है, तो ऐसा करते पंखा बना दो। पंखे पे क्या होगा, तुम सेंटर में, 3 परतें बनी होंगी, 3 विंग्स होंगे, 3 पर है उसके, है ना, तो ये L L और L। अब तुम चाहो तो यहाँ उपसहसंयोजक बंध बना दो, बहुत बार नहीं भी बना होता है क्योंकि एनसीईआरटी का मानना है उपसहसंयोजक बंध टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध का एक प्रकार ही है जिसमें एक एटम दूसरे को पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो वैसे भी बना सकते हो, हालांकि सही तो ये है। तो हम कहेंगे अगर 3 को सेट किया तो भाई व्यवस्था ऐसी आएगी, त्रिकोणीय समतलीय, ऐसा अरेंजमेंट आना चाहिए। अब मान लो कि भाई तुम्हारे पास Ml4 है ना, Ml4 है तो तुम कहोगे भाई मैं तो दोस्तों को 2D में बिठाऊंगा, मैं बीच में बैठा हूं तो 4 दोस्तों को 4 कोने पे बिठाऊंगा, बैठना तो हमें जमीन पे ही पड़ेगा, 3D में थोड़ा ना बिठाऊंगा कि 2 दोस्तों को हवा में बिठा लूं, 2 को नीचे, है ना, और बीच में हवा में खुद हो जाऊं, ऐसा तो नहीं होगा। तो 2D वाला अरेंजमेंट देखना है तो हम कहेंगे ऐसा कुछ होगा कि तुम बीच में बैठ जाओ। अब दोस्त कैसे हैं, नालायक है, वो तो पता ही है, तुम्हें बैठने देंगे नहीं, लेकिन यहाँ तो होगा धातु बीच में, 4 लिगेंड चारों तरफ, क्या बोलेंगे इसे, क्या कौन सी व्यवस्था है, वर्गाकार समतलीय, है ना, तो हम कहेंगे ये है स्क्वायर प्लेनर। समतलीय मतलब सारे दोस्तों को एक साथ बिठाया है, हवा में कोई नहीं है, एक ही तल में है, तो वर्गाकार समतलीय मतलब किताब देख लो, सेंटर में M है, 4 कोनों पे 4 L है, बुक है, कॉपी है, वो क्या होती है, वर्ग ही तो है, तो सेंटर में M रखा है और सेम प्लेन में L रखे हैं, लीगेंस रखे हैं। फिर हमने कहा कि चलो ये तो 2D में बिठा दिया, और कुछ तरीका सोचो, तो और भी सोच सकते थे भाई। तो बच्चों मान लो Ml4 है, वर्गाकार समतलीय नहीं बिठाया तो हम मेथेन में कैसे बिठा देते, चतुष्फलकीय रखते थे क्या, मेथेन की ज्यामिति, CCl4 की ज्यामिति, SiCl4, हमारा बेसिक तरीका तो यही है 4 लोगों को बिठाने का, तो हम कहेंगे हाँ ये भी तरीका ठीक है, चतुष्फलकीय। अब खट से दिमाग में आएगा हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा वर्गाकार समतलीय कौन है और चतुष्फलकीय कौन है, तो आगे पढ़ेंगे, अपने ज्ञान को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल ये तो ध्यान रखेंगे, अच्छा 2 कंडीशन है, या तो वर्गाकार समतलीय है या चतुष्फलकीय है, इसके अलावा तो कुछ नहीं, ठीक है। अब बच्चों मान लो 5 लीगेंड है, ठीक है ना, तो 5 में हम क्या करेंगे, अब पंखा बनाएंगे, तो पंखा बनाएंगे मतलब पंखे में जो गोला है वो तो M, पंखे की 3 परतें हो गई वो L, अब पंखे की ऊपर वाली डंडी, एक डंडी मन से लगा लेते हैं तो ये, तो हम कहेंगे देखो त्रिकोणीय तो था ही, समतलीय जब होता जब ऊपर नीचे कुछ नहीं बनाते, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को बोलेंगे ट्राइगोनल कोप्लेनर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो ये अरेंजमेंट हो गया ट्राइगोनल कोप्लेनर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय व्यवस्था, ठीक है। अब मान लो Ml6 है, ठीक है, Ml6 है, यही खत्म हो जाएगा इसलिए यही बना रही हूं, है ना, तो बच्चे Ml6 में क्या होगा, तो हम कहेंगे वर्ग बना लेते हैं इस बार, 4 तो 4 कोनों पे सेट हो जाएंगे, 4 लीगेंड तो 4 कोनों पे सेट हो जाएंगे, एक तल के नीचे एक तल के ऊपर, वर्ग तो बना दो, 4 कॉर्नर पे 4 हो गए, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तल के ऊपर तल के नीचे, तो इस ज्यामिति को क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसे हम बोलेंगे वर्गाकार द्विपिरामिडीय, है ना, या छोड़ो वर्गाकार द्विपिरामिडीय बोल सकते हैं, गलत नहीं है ना, लेकिन फेमस नाम इसका अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, अष्टफलकीय ज्यामिति, ठीक है। यदि आपके पास 6 लिगेंड है तो सेंटर में M को बिठाओ, कॉपी ले लो, 4 कोने पे 4, एक पंखे की तरफ फैन की डंडी बना दो, ऊपर L और एक नीचे। अब तो मैं लेगा अष्टफलकीय क्यों, तो हम क्या करें, कुछ बुक ले लेते, लाइक ऐसा कुछ ले लेते, मान लो ये वर्ग हो गया, वर्गाकार हो गया, अब एक तल के ऊपर है एक तल के नीचे है, तो द्विपिरामिडीय हो गया। अब देखो ये जो तल के ऊपर है इसकी फेस कितनी बनेगी, इसका जो टिप है ना, ये देखो एक बार इससे मिलेगा, एक बार इससे मिलेगा,
एक बार इससे और एक बार इससे, तो इसका टिप जो है वो 4 कॉर्नर से कनेक्ट होगा, तो 4 फेस तो ये बनेंगे और बॉटम वाला ये भी 4 फेस से कनेक्ट होगा, तो टोटल 8 फलक बन जाएंगे, इसलिए अष्टफलकीय बोलना पड़ता है, अदरवाइज वर्गाकार द्विपिरामिडीय ही है ना, तो अष्टफलकीय। आई बात समझ में? तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्लियर, कि भाई किसी संकुल में धातु के चारों तरफ लिगेंड बैठा कैसे, उसे हम बोलेंगे त्रिविम आकाश में व्यवस्था कैसी है, 3D ज्योमेट्री बता दो, तो वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, समन्वयी बहुफलक। नेक्स्ट जो टॉपिक है आ रहा है तुम्हारे पास, वो आपका आ रहा है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक संकुल। हिंदी इंग्लिश में नाम सेम है, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो मैंने तुम्हें एक उदाहरण दे दिया, लाइक ये एग्जाम्पल दे दिया, CuNH3 SO4, लिगेंड कौन है, तो तुम कहोगे 4 अमोनिया है, चारों अमोनिया सेम है। फिर मैं कह दूं कि चलो दूसरा उदाहरण ले लो, है ना, कुछ ऐसा ले लो, प्लैटिनम ले लो, NH3 ले लो, बाहर Cl2 ले लो, तो तुम कहोगे वापस चारों लिगेंड कौन है, अमोनिया है, ठीक है। पोटेशियम फेरी साइनाइड ले लो, K3FeCN6, तो 6 के 6 लिगेंड कौन है, तो हम कहेंगे साइनाइड है। तो बच्चों ऐसा संकुल जिसमें सभी लिगेंड एक ही प्रकार के हो, है ना, वे संकुल जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, है ना, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड दे हैव, सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड है, वे संकुल जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं। तो बच्चों ऐसा कुछ है तब तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, तो हम उन्हें बोलेंगे होमोलैप्टिक संकुल, वे संकुल जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, होमोलैप्टिक, होमो मतलब सेम, ठीक है, लैप्टिक यानी लिगेंड, तो होमोलैप्टिक बनाया मैंने, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, होमोलैप्टिक सेम काइंड ऑफ लिगेंड, होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण मैंने पहले ही दे दी है, ये रे, है ना, होमोलैप्टिक के उदाहरण ये। अब हेट्रोलैप्टिक, तो हेट्रोलैप्टिक में क्या करें, तो हम कह देंगे अच्छा भाई एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड होंगे, वे संकुल जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं। तो बच्चों ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स होते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। कोई एग्जाम्पल, तो बहुत सारे हो ही गया, बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, लाइक पहला उदाहरण प्लैटिनम NH3 Cl2, और कुछ तो हम लिख लेते हैं Cr NH3 Cl3, है ना, या चारों अलग हो सकते हैं, ऐसा भी उदाहरण मिलेगा, प्लैटिनम PY मतलब पिरिडीन, वाटर, ब्रोमीन, क्लोरीन, सारा चारों अलग अलग है ना। प्लैटिनम PY मतलब पिरिडीन, Br मतलब ब्रोमीन, Cl मतलब क्लोरीन और H2 मतलब वाटर। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह के लिगेंड हो तो तुम होमोलैप्टिक बोल देना, और एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो तो तुम हेट्रोलैप्टिक बोल देना, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म सी रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, समझ में आ गया यहाँ तक। तुम्हारे एनसीईआरटी में पहले वर्नर थियरी दिया है, लेकिन वर्नर थियरी में प्रॉब्लम क्या है कि वो बोलेगा धातु है, लिगेंड है, तो तुम कहोगे लिगेंड क्या है, धातु क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर कुछ निकालना नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पहले अपन ने इसको लिया है। वर्नर थियरी हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, जहाँ मुझे लगेगा हाँ अब वर्नर थियरी समझाने लायक बातें तुम्हारी क्लियर है तो हम वर्नर थियरी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक चीजें थी,
तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगले लेक्चर में उसको सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।